वेरिएशन विथ हाइट और वेरिएशन विथ डेप्थ कल पढ़ लिया था अपन ने, और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, किए क्या हैं? क्यों नहीं किए? किस खुशी में? ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस जो थे ये कौन करेगा? आज कर लेना चुपचाप। ब्रैकेट में आंसर भी है। सर कल पेपर है। सर कल पेपर है इसलिए। कल पेपर है। कल भी ओके पेपर है और फिर अगले हफ्ते से भी टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर सर वो तो लेना, आपके हैं खैर, लेकिन ठीक। ये कर लीजिएगा। तो सर आप सर पहला कल के चैप्टर पढ़ टेस्ट में लीजिएगा ग्रेविटी। अगले हफ्ते तक। ठीक है, चलो देख लो अब। वेरिएशन विथ हाइट और वेरिएशन विथ डेप्थ, जी की वैल्यू जो है सरफेस पे मैक्सिमम होती है। मैं मान लेता हूँ ये सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, दिस इज सरफेस। सरफेस पे मैक्सिमम होती है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब बाहर के लिए तो जीएम अपॉन छोटा आर स्क्वायर होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस तरीके से ग्राफ जाएगा। और विथ डेप्थ कैसा वेरिएशन होगा? देखो, ये घटेगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सरफेस पे मैक्सिमम और फिर माइनस डी बाय आर के स्लोप से घटेगा। तो ये घटते 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 वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो किस पॉइंट पे होगी बताओ? जब डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर के बराबर, है ना। डी की वैल्यू माइनस आर के बराबर हो जाएगी, इनफैक्ट माइनस आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, दिस रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। जब डी की वैल्यू माइनस आर के बराबर हो जाएगी तब ये जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। समझते हैं, ये सब बता दिया था। इसके अलावा वेरिएशन विद शेप भी बताया था कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस जो है पोलर रेडियस से ज्यादा होता है समवॉट बाय 21 किलोमीटर, तो जी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ये लास्ट क्लास में बता दिया था, वेरिएशन विथ हाइट डेप्थ एंड शेप। आज जो मैं करा रहा हूँ दैट इज अनदर वन जो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड प्लीज नोट इट डाउन, वेरिएशन विथ, ये शायद फोर्थ पॉइंट है ना, 3 पॉइंट बता दिए मैंने, फोर्थ लिखिए वेरिएशन विथ, या वेरिएशन नहीं लिखना चाहिए, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है जी की वैल्यू पे, है ना। जी की वैल्यू पे अर्थ के रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, बहुत आसान चीज बता रहा हूँ, पहले तो टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। पहले आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, और ये जो मैं एक सर्कल बना रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेटर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। सब लोग जानते हैं ना इक्वेटर, ये इक्वेटर है। और इस इक्वेटर ने क्या कर रखा है? यहाँ पर एक प्लेन एंक्लोज कर रखा है ना, ये एक प्लेन बन गया ना, दिस इज अ प्लेन स्ट्रक्चर। तो ये जो प्लेन बना है, अब इस चीज को हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटर के कारण जो प्लेन बना है वो इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। अब एक बात समझना कि अगर मैं कह दूं कि आई एम लोकेटेड एट एनी पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, ये अर्थ के सरफेस पे कोई भी एक प्लेस है, प्लेस, पॉइंट नहीं कहना चाहिए मुझे, प्लेस है, कोई भी एक प्लेस है पॉइंट पी, तो क्या होगा? वो अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बनाएगी। एक्चुअली यहाँ पर एक लाइन भी बनाई जा सकती है, इस लाइन को कहा जाता है, जो इक्वेटर से पास हो रही है, दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। इसे इक्वेटोरियल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये इक्वेटोरियल लाइन जो है, और ये सेंटर से उस प्लेस तक जाने वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल है। इस एंगल को लैम्डा कहा जाता है। दिस लैम्डा एंगल इज नोन एज लैटिट्यूड। इसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड किसी भी प्लेस का कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज, इट इज द एंगल which the line joining the center of the earth, line joining the place to the center of the earth, line joining the place to the center of the earth makes with इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल लाइन भी कह सकते हैं, प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन के साथ जो पॉइंट पी एंगल बनाएगा उसे लैटिट्यूड कहेंगे, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी और सुन लो, ये जो बाकी का बचा हुआ एंगल हो गया लैटिट्यूड, तो ये रहा। बाकी का बचा हुआ क्या हो गया? 90 माइनस लैम्डा।
इसे हम कहते हैं को लैटिट्यूड। 90 डिग्रीज में से क्या माइनस कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू माइनस कर दीजिए, जो कि लैटिट्यूड है, को लैटिट्यूड मिलता है एक प्लेस का, ठीक है ना। तो पता है ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, शायद पता हो, आपने 9th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। सर दोबारा बता लैटिट्यूड दीजिए, सबसे बुरा चीजें लगती थी हाँ। मुझे ज्योग्राफी, सबसे बर्बाद देखो, लगता एसएसटी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट प्लेस, ये प्लेस है अर्थ के सरफेस पे, एक प्लेस है। इक्वेटोरियल लाइन जो है, ये रही आपकी इक्वेटोरियल लाइन। इस प्लेस को आप अर्थ के सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो इक्वेटोरियल लाइन के साथ जो प्लेस एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। इसे हम कहेंगे लैटिट्यूड, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या काम पड़ गया, रोटेशन ऑफ अर्थ से यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम ये सब बातें यहाँ पर देखना चाहेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, मान लीजिए दिस इज अर्थ, ठीक है ना, ये अर्थ है, ठीक है। और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, लेट अस से विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पर मैंने बना दिया दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ सच दैट दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो मैंने बनाया ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है। कोई भी एक प्लेस P है ऑन द सेंटर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे एक प्लेस है P पॉइंट, ठीक है। ध्यान से सुनना अब क्या बता रहा हूँ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अर्थ का रेडियस तो कैपिटल आर है भाई, ये तो दे ही रखा है, अर्थ का रेडियस इज कैपिटल आर, सच दैट यहाँ से पॉइंट P तक को ज्वाइन करने वाली जो डिस्टेंस है वो तो कितनी होगी, कैपिटल आर के बराबर। ये पॉइंट P जो है ना, ध्यान से सुनो, ये आर रेडियस में घूम रहा है अराउंड द अर्थ। ये जो है ना, ये अर्थ ऐसे घूमेगी तो ये आर सर्कल में घूमेगा। यस और नो, ये चीज समझ में आई, जो दिख रही है समझ में आ रही है बात। ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब पे पॉइंट P है, yes, वो तो आर रेडियस में घूमेगा, ठीक है ना, जैसे अपन कर। अब एक बात मुझे बताओ कि इस पॉइंट P पे अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है m मास का, मैं कह देता हूँ यहाँ पर कोई m मास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बच्चों, बताइए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। क्या एक mg फोर्स लगेगा, एक mg का फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा बच्चों, mg विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे। यूं वर्टिकली डाउनवर्ड मत लगा देना पागलों की तरह, है ना, ये तो अर्थ प्लेनेट की बात हो रही है। तो हमेशा g जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगेगा, तो mg जो है दैट विल बी एक्टिंग लाइक दिस, mg फोर्स यहाँ पर लगेगा। इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग जाएगा, कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r। अगर ये एंगल लैम्डा है जो कि लैटिट्यूड है, तो ये एंगल भी लैम्डा हो गया। क्या मैं इस m ओमेगा स्क्वायर r का एक कंपोनेंट इधर कर सकता हूँ, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। तो देखो mg तो लग रहा था अर्थ के सेंटर की तरफ, और m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है cos लैम्डा अवे फ्रॉम द सेंटर। तो व्हाट इज द नेट, तो व्हाट इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, बोलिए बच्चों, व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, mg minus m omega square r cos theta. Good. Cos This lambda. will be mg minus m omega square r cos lambda, है ना। देखो mg तो क्या था, ट्रू वेट था, एक्चुअली वेट इतना ही होना चाहिए था mg के बराबर, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ना m ओमेगा स्क्वायर r cos lambda, ये वेट को घटा रहा है, कुछ अमाउंट से वेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है उसे ही मैं क्या कहूंगा, इफेक्टिव वेट कहूंगा ना। अब जो नेट वेट टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है वो इफेक्टिव वेट है, उसे मैं लिखूंगा mg डैश, उसे क्या लिखूंगा, mg डैश। पहले केवल g एक्ट करना चाहिए था, लेकिन रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, ये ओमेगा आने के कारण क्या हो रहा है, इसका एक कंपोनेंट जो है वो g के इफेक्ट को कम कर रहा है। तो समझ में आया यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ इफेक्ट ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन का इफेक्ट क्या है, रोटेशन का इफेक्ट ये है कि एक m ओमेगा स्क्वायर आ गया, रोटेशन के कारण ओमेगा आया, उसके कारण m ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, उसका एक कंपोनेंट जो है ना वो g के इफेक्ट को कम कर रहा है। तो देखो m सारे कैंसिल आउट कर देते हैं, m को सबको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा g डैश बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। अब मैं चाहूंगा आप लैम्डा पे थोड़ा सा नजर डालें। देखिए आपने देख लिया ये एंगल तो लैम्डा है ना,
ये तो ये एंगल लैम्डा हो गया, ये कैपिटल आर है, ये छोटा आर है। बताओ कॉस लैम्डा की वैल्यू, कॉस लैम्डा क्या हो जाएगा, छोटा आर अपॉन बड़ा स्मॉल आर, आर बाय है ना। कैपिटल। तो छोटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस लैम्डा हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, क्योंकि छोटे आर की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, आर कॉस लैम्डा लिख दी, है ना। ये जैसे ही सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जी डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। एम आई क्लियर इनफ? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? जल्दी बोलो। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। हाँ सर ये mg डैश नॉर्मल के भी इक्वल होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, उतना ही नॉर्मल अर्थ ऑफर करेगी, उतना ही नॉर्मल अर्थ भी ऑफर करेगी, ठीक है। अब मेरी बात बता, एक समझिए, एट इक्वेटर अगर मैं इक्वेटर पे चला जाऊं तो बताइए लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेटर के लिए लैम्डा कितना होगा, 0 डिग्रीज होगा। तो कॉस लैम्डा जो है वो 1 हो जाएगा, तो जी डैश जो है वो है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना। तो अर्थ पे अगर इक्वेटर पे आप हैं तो जी की वैल्यू कितनी होगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो रोटेशन क्या कर रहा है, जी की वैल्यू को कम कर रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट एट पोल्स, पोल्स पे क्या होगा, लैम्डा कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा भाई, लैटिट्यूड 90 डिग्री हो जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डैश विल बी जी बिकॉज कॉस लैम्डा 0 हो जाएगा। तो देखो जी का इफेक्ट, मतलब रोटेशन का इफेक्ट कहाँ सबसे ज्यादा आ रहा है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे तो रोटेशन का इफेक्ट बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा। तो देखो शेप भी, अर्थ का शेप जो था याद है ना, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होता है, तो अर्थ का शेप भी पोल्स पे जी को बढ़ा रहा था, और यहाँ पर रोटेशन भी क्या कर रहा है, जी सबसे कम कहाँ किया जा रहा है, इक्वेटर पे। तो दोनों ही केस में बेचारे इक्वेटर पे बहुत वो है कि वहां पर जी की वैल्यू क्या की जा रही है, कम की जा रही है। सबसे ज्यादा इफेक्ट इक्वेटर पे होगा और रोटेशन का इफेक्ट पोल्स पे होगा ही नहीं, जी डैश की वैल्यू जी के बराबर ही रहेगी। यहाँ तक अगर समझ में आई हो, एक बार ये बात समझ में आ गई हो तो पहले इसे नोट कर ले, या फिर चलो इसी के आगे मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसी में ही चीज बता देता हूँ। सवाल है what should be the duration of a day, एक दिन का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए if the people on equator were to fly off, मतलब इक्वेटर पे जो लोग हैं अगर वो उड़ जाएं, है ना, तो एक दिन का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। अच्छा उड़ेंगे कैसे, इक्वेटर के बंदे उड़ कैसे जाएंगे, वहां पर जी उड़ने का और मतलब ओमेगा है स्क्वायर आर 0 वो वेरी बराबर गुड, हो जाए। कि वहां पर ग्रेविटी हो ही नहीं उन्हें रोकने के लिए, है ना। वहां पर इसका मतलब है कि वहां पर जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो उड़ जाएंगे, है ना। अर्थ घूमेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगा तो जी अंदर लगी, भाई खत्म, उड़ जाएंगे लोग, है ना वहां पर। तो इक्वेटर के लिए क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सही है। तो जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाए। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी बाय आर, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी, है ना। अगर आपको याद हो तो छोटे जी को क्या लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। क्या ये फैक्टर हम पहले भी निकाल चुके हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम या 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी? यस, पहले भी निकाला है, एक हाँ सर, थोड़ी देर पहले, एक मतलब कल वाले लेक्चर में निकाला था। कहाँ पर निकाला था ये चीज, टनल वाले में, वेरी गुड, ये टनल वाले में निकाला था। और ये वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 84.6 मिनट्स, या फिर हम इसे 50 सेकंड भी कहते थे। तो देखो अगर टाइम पीरियड, ये दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ अ डे, एक दिन अगर 84.6 मिनट, मतलब अर्थ इतनी तेजी से घूमे कि एक दिन जो है 1.5 घंटे से भी छोटा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड या 84.6 मिनट्स, और पीपल जो है इक्वेटर पे वो उड़ जाएंगे। मतलब आप ऐसा कहेंगे फिर कि आज तो हमारी एक दिन तक फिजिक्स की क्लास चली, मतलब एक दिन से भी ज्यादा चल जाएगी, कितनी बढ़िया बात होगी वो। इसीलिए हम पोल पे जाके बैठ जाए। अच्छा पोल्स पे जाके बैठ जाओगे, सही है। सर एक बार ये वापस से फ्लाई ऑफ का मतलब बता दीजिए।
उड़ जाए मतलब कांटेक्ट छूट जाए, धरती से कांटेक्ट छूट जाए। कांटेक्ट छूटने का मतलब है जी डैश 0 हो जाए, क्योंकि जो नॉर्मल था वो एम जी डैश के बराबर ही तो था, एम जी डैश के बराबर था। अब नॉर्मल 0 करने का मतलब है जी डैश 0 कर दो, है ना। तो उस केस में इक्वेटर पे जी डैश की वैल्यू थी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेटर पे, है ना। तो जी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर कर दो, क्योंकि ये चीज 0 हो गई, और फिर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा, एक चीज आपने नहीं समझी, एक चीज और, रुक जाइए। अब एक बात बताइए, एम ओमेगा स्क्वायर आर के तो 2 टुकड़े रहने चाहिए थे, एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा कहाँ गया? दूसरा टुकड़ा यहाँ पे भी आएगा ना, एक परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा। इस कंपोनेंट को कौन बैलेंस किए हुए? फ्रिक्शन। वेरी गुड, यस, फ्रिक्शन बैलेंस किए हुए, नहीं तो फिसल जाएंगे हम। एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स फिसल जाते हैं, लेकिन फिसल नहीं रहे फ्रिक्शन के कारण, है ना। तो इट इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन, इट इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन। अब तक सबसे ऊपर दिखा दीजिए, कुछ नहीं लिखा स्टार्टिंग से। इफेक्ट ऑफ रोटेशन से ना, नहीं नहीं नहीं, सब ग्राफ सेकंड ग्राफ सबसे ऊपर जैसा एक ग्राफ। सेकंड नहीं, consider a planet similar to Earth such that a person on its equator experiences weightlessness, वो weightlessness experience कर देता है अर्थ के इक्वेटर पे। मुझे बताओ जी डैश की वैल्यू क्या होती है? याद है सभी को, जी डैश होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा एट इक्वेटर। इक्वेटर पे लैम्डा कितना होता है? 0 डिग्री। तो जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और कह रखा है कि पर्सन वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब है कि जी डैश की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब जी की वैल्यू को क्या उठाया जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अर्थ इसके प्लैनेट के सरफेस पे भी जो आदमी है वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है। जी की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अभी हमने इतना कैलकुलेट किया। अब ऐसा कह रखा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट P व्हिच अलाउज अ मैन टू स्टैंड एट P। आदमी को P पे खड़े रहना है, P पॉइंट पे खड़े रहना है, तो बताओ म्यू कितना होना चाहिए मिनिमम। अब देखो, सबसे पहली बात तो इस पे mg जो है वर्टिकली इनवर्ट, सॉरी, विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये 30 डिग्री क्या दे रखा है? ये लैटिट्यूड है या को लैटिट्यूड है? It is co-latitude. It is co-latitude. ये है 60 डिग्रीज। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये भी 60 डिग्री होगा? बाहर क्या लग रहा होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी, ये डायरेक्ट लिख दूं कॉस लेमडा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें? छोटे आर की वैल्यू याद है ना, छोटा आर किसके बराबर होता है? छोटा आर होता है बड़ा आर कॉस लेमडा। ठीक है, तो लेमडा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 60 यहाँ लगेगा, और इसका एक कंपोनेंट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही लिखा है यहाँ पे, सही लिखा है। क्यों, क्या गलत था यहाँ पे? क्या गलत था? छोटा आर, आर कॉस, अरे आर कॉस थीटा ही तो छोटा आर होता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर लग रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा। ठीक है, पहले तो ये बताओ नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? देखो mg अंदर लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा बाहर लग रहा है, कौन ज्यादा होगा? mg ज्यादा होगा, तो बदले में यहाँ तुम्हें नॉर्मल मिलेगा। तो नॉर्मल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा की वैल्यू हो गई mg के बराबर, तो नॉर्मल हो जाएगा mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा। ठीक है, इस कंपोनेंट के कारण ये स्लिप करना चाहेगा, है ना, आदमी जो है स्लिप करना चाहेगा, तो बचाएगा कौन पीछे? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किसको बैलेंस करना चाहिए बच्चों? फ्रिक्शन शुड बी बैलेंसिंग एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा, इसको बैलेंस करना चाहिए। लेकिन आप एक बात और जानते हैं कि फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो बस लिख दीजिए यहाँ पर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स व्हाट इज नॉर्मल? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। ठीक है ना, एम कैंसिल आउट हो गया, एम कैंसिल आउट हो गया। 1 मिनट रुक जाइए। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू,
छोटे r की वैल्यू क्या है, कैपिटल R cos लैम्डा, लैम्डा कितना है 60 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा r cos 60, जिसे अब आप लिख देंगे r/2, तो मैं इसे लिख रहा हूँ r/2 sin 60 डिग्रीज, sin 60 डिग्रीज क्या लिखना चाहिए, √3/2 शुड बी इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू म्यू g माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखूंगा r/2 और cos लैम्डा 1/2, ठीक है ना, cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा। तो देखो क्या क्या यहाँ से कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर, ये सब किसके बराबर हो गए, ओमेगा स्क्वायर आर किसके बराबर थे, जी के, छोटा जी, तो मैं इसे लिखूंगा √3g/4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू g माइनस g/4, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू 3/4, है ना, 4 से 4 कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√3, तो म्यू जो है 1/√3 से कम बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, इससे ज्यादा भी रहेगी तो अच्छी बात है, ज्यादा रहेगी तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है सर सही करा है मैंने बिल्कुल, आप जो मुझे कह रहे थे पहले। गुड, थैंक यू, लिख लीजिए। देखो m मास को आपने सरफेस से रिलीज किया है, ठीक है सर देखो इस m मास को a पॉइंट से रिलीज किया है, जब वो p पे आता है तब आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, क्या करना होता है बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन, वेरी एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल, जो अपन ने उसमें भी किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसे, है ना, तो बताओ कि A पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ना, पहले A पॉइंट पे लिखूंगा और फिर P पॉइंट पे लिखूंगा, A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है, यस पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी बोलो, A पॉइंट पे पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, जैसे KQ/R होता है, यहाँ पे कितना होगा GM/R होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, भूलना मत, नेगेटिव साइन भी लगेगा, बराबर P पॉइंट पे बताओ काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी, होगी, कितनी होगी, ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, ये बोलो, होगी, कितनी होगी, मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। अब बताओ पोटेंशियल कैसे लिखते हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा, हु सेड सिग्मा, पागल है क्या, हु सेड सिग्मा, दिस इज -gm/2r³ 3r² माइनस छोटा r², छोटा r क्या है, r/2 का होल स्क्वायर, दिस इज द फैक्टर, कंप्लीट आ गया, gm/2r³ 3r² माइनस छोटा r², छोटे r की वैल्यू r/2 है, कुछ नहीं है, नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर v के लिए सॉल्व कर लेना, दैट्स द आंसर, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड, बहुत सिंपल, एक स्टेटमेंट लिखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, इतना नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना चालू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ shrinks by 2% और mass remaining the same, अगर अर्थ का रेडियस 2% श्रिंक कर जाए, मास पे कोई चेंज ना आए, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन जी में कितना परसेंटेज का चेंज आ जाएगा, आपको ये बताना है, बताओ जी और आर कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, कैपिटल छोटा जी बराबर gm/r², है ना, मास सेम रहेगा, कैपिटल जी तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो बताओ जी में कैसे चेंज निकालेंगे, ΔG/G into 100% इज इक्वल्स टू एरर एनालिसिस, 2% का चेंज बहुत छोटा है, एरर एनालिसिस यूज कर लेंगे, 2 टाइम्स ΔR/R into 100%, है ना, देखो रेडियस में कितना चेंज बोला है इन्होंने 2%, तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो 4% हो जाएगा, क्योंकि दिस इज 2%, ठीक है, 4% चेंज आएगा। अब यहाँ पे चेंज का मतलब क्या है, जी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा या घटेगा, ये तो आप डायरेक्ट देखो यहाँ से, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², रेडियस अगर कम हो जाएगा, श्रिंक हो गया, तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो
तो परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज होगा, है ना, जी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन अच्छा खासा। मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और हमने क्या किया, एक टनल ड्रॉ कर दिया है। टनल जो है वो अर्थ के सेंटर तक जाता है, टनल गोज टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये किसके बराबर है, ओ के बराबर है। अगर ये O के बराबर है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, लेट अस से इसका मास m है और रेडियस r है, इट्स मास इज m, रेडियस इज r। यहाँ से एक m मास को रिलीज किया गया, m रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। ऐसा कह रखा है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल सेकंड collision is alpha times r, find alpha, अल्फा की वैल्यू बतानी है। समझना इसका मतलब क्या है कि ये m जैसे रिलीज करेंगे क्या होगा, वेरी गुड, जब m रिलीज होगा वो o पॉइंट पे आएगा, अर्थ के सेंटर पे टनल खत्म हो जाएगा, टनल से टकरा के ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे वापस खींचेगा, वापस जाएगा और दूसरी बार टकराएगा। तो जब दूसरी बार तक टकराए तब कितनी दूरी चल जाए ये बताना है, गिवन यहाँ पर E की वैल्यू हाफ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दीजिए। हाँ सवाल सुन लो, M को सरफेस से रिलीज करते हैं, वो अर्थ की तरफ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो ओ पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होते होते किसी वेलोसिटी से ओ पॉइंट पे टकरा जाएगा। जैसे ही वो टकराएगा बच्चों तो क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, वो रिबाउंड करेगा। आप जानते हैं अगर एक सरफेस से यू से टकराता है तो कितने से वापस जाएगा, EU से। अब ये EU से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा हम नहीं जानते, आई डोंट नो कहाँ तक जा रहा है, कहीं तक तो जाएगा, और उसके बाद अर्थ उसे दोबारा अट्रैक्ट करेगी, अर्थ अट्रैक्ट करेगी सेंटर की तरफ, वो जाके दोबारा टकराएगा। तो जब दोबारा टकराएगा तब तक टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर चुका होगा, वो अल्फा r है। आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, अल्फा इज सम कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। ओके मैं करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले 1 मिनट करो। अच्छा आप करेंगे, और चलो कोशिश करो। देखिए सबसे पहले तो जब आप हाईएस्ट पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट मींस काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी टेकन एज 0। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी थी, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है सरफेस पे -gm/r बराबर। जब वो ओ पॉइंट पे आएगा तो कुछ रफ्तार गेन हो जाएगी 12 mv², और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट द सेंटर। अब आपको याद होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस, तो यहाँ हो जाएगा -3/2 gm/r। पहली मिस्टेक आपकी यहाँ, कई जनों ने यहाँ मिस्टेक कर दी होगी, पोटेंशियल 0 ले लिया होगा, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ देखो m हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से v²/2 की वैल्यू बचेगी 3/2 - 1 is 1/2 gm/r, है ना, gm/2r एक्चुअली, 3/2 - 1 is 1/2, यस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √gm/r। इतनी रफ्तार के साथ ये बच्चों स्ट्राइक करता है v से। अच्छा अगर इतने से स्ट्राइक करता है तो कितनी वेलोसिटी से ये रिबाउंड करेगा, लेट अस से v' से, इट रिबाउंड्स विद EU से रिबाउंड करेगा विच इज v', तो v' की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ √gm/r, कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ √gm/r। पहली बात तो ये समझ गए आप, अच्छी बात है, इतना v' से ये रिबाउंड करेगा। अभी इतना बच्चों अब सोचो, ये v' से रिबाउंड करेगा, ये पार्टिकल v' से जाएगा तो किसी हाइट तक जाएगा, है ना, लेट अस से ये जो दूरी जाएगा वो छोटा r है,
मैं कहता हूँ छोटे आर तक चला जाएगा, क्योंकि अर्थ इसे अभी भी कंटिन्यूसली, जैसे ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी घटते घटते जीरो हो जाएगी आर दूरी जीरो हो पे जाएगी जाके। पोटेंशियल। आर दूरी पे जाके सारी की सारी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए अब वापस से अपन एनर्जी कंजर्व करेंगे। सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, माइनस का m इंटू जी एम बाय आर, इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, प्लस काइनेटिक भी है कितनी, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, है ना। जैसे ही उसने रिबाउंड किया, इक्वल टू हाफ, मुझे बताओ क्या एनर्जी का लॉस हुआ या गेन हुआ। इक्वल टू हाफ कहने का मतलब क्या है, क्या ये इलास्टिक कोलिजन था परफेक्टली, नहीं, एनर्जी का लॉस हुआ है ना, कुछ एनर्जी लॉस में चली गई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर एनर्जी लूज हो गई है तो क्या ये वापस आर दूरी तक जा सकता है, कैपिटल आर तक, क्या ये अभी भी जा सकता है क्या, नहीं। क्या अभी कैपिटल आर तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चला जाए, नहीं जाएगा, कैपिटल आर तक नहीं जाएगा, थोड़ा कम तक ही जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा, वो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो उस पॉइंट पे क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, उस पॉइंट पे कितना कर दोगे, जीरो कर दोगे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो है मैं जीएम बाय आर लिखूं या सॉलिड स्फीयर के अंदर वाला फॉर्मूला लिखूं, ये बताओ। सॉलिड स्फीयर के अंदर वाला, क्योंकि बाहर तो नहीं गया है ये बाहर तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि एनर्जी इतनी है नहीं अब। तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब 3r² माइनस छोटा आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मैं v डैश की वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो मुझे ये पता चलेगा कि छोटा आर की वैल्यू क्या है। जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो छोटा आर आ जाएगा कैपिटल आर बाई टू। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, v डैश की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी r बाई टू। तो देखो हुआ क्या, हुआ ऐसा है कि आपने सरफेस से रिलीज किया, तो ये कितनी दूरी चलेगा सेंटर तक आने में, पहले तो चला आर दूरी चला, फिर इससे ऊपर चला गया, रिबाउंड होते यहाँ पर चला गया, कितनी दूरी पे चला गया, r बाई टू। अब वापस आएगा ना, यहाँ से वापस आएगा और सेंटर को स्ट्राइक करेगा, तो ये दूसरा कोलिजन हो जाएगा। पहले कोलिजन में तो r दूरी चली, फिर ऊपर गया r बाई टू, फिर वापस नीचे आया r बाई टू, तो टोटल दूरी इसने कितनी चल ली, पहले तो नीचे r, फिर ऊपर r बाई टू, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर से r बाई टू आएगा, दूसरी बार कोलाइड कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो टोटल डिस्टेंस इसने चली है दैट इज इक्वल टू 2r। तो अल्फा की वैल्यू सवाल के हिसाब से कितनी हो गई, 2, अल्फा इज 2, अल्फा इज 2। सर हाँ सर, जब आपने दूसरी बार ये WT लगाया तो पोटेंशियल क्या लिखा है, ये माइनस एम जी एम बाय आर, 3/2 नहीं आएगा, होगा वहाँ पे, सेंटर से जा रहा है। अच्छा, यहाँ लेफ्ट में पर 3/2, 3/2 3/2 हाँ, करेक्ट, माइनस का 3/2 सर वो सर वो कटेगा नहीं, वरना सर आंसर तो यही आ रहा है क्या, सर 2r। हाँ हाँ यही आ रहा है, वो मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, सेंटर पे पोटेंशियल माइनस का 3/2 GM बाय आर है, प्रिंटिंग मिस्टेक। सर इसमें r इक्वल्स टू r बाय टू डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे? डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट मत लिखना, सॉल्व करके ही करना है ना। हाँ हाँ तो सॉल्व करते वक्त उसका यूज आ रहा था, किसका, अप्रोक्सीमेशन का। इसको सॉल्व करने में, हाँ सर। नहीं इसको सॉल्व करने में कौन सा अप्रोक्सीमेशन आ रहा होगा, नहीं, नो वेज, नहीं, डायरेक्ट आ गया। डायरेक्ट आएगा ये तो। इसको सॉल्व करने में कौन सा अप्रोक्सीमेशन, नोट कर लो सब लोग। सर ऐसे ही थर्ड कोलिजन में पूछते हैं तो हम फिर थर्ड बार करते हैं ऐसे ही हाँ फिर से करते। ये हो गया क्या, हटा दूं अब, सब लोगों ने नोट कर लिया हो तो। देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी है ना, वो ऐसे लिखी है, मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, सेंटर से ही तो शुरू किया था, तो सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 टाइम्स GM बाय आर।
हाँ प्रतीक बोलो।